दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है जब दूसरों के सामने कोई जितना बड़ा बड़ा दावा करेगा तुम्हें उससे 10 गुना ज्यादा मिलेगा। अगर ऐसा हो तो तुम सबसे पहले किस चीज का दावा सुनना चाहोगे? ग्रेजुएशन किए 3 साल हो चुके थे। कॉलेज के दिनों में तुम हर साल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति जीतते थे, लेकिन पिछले हफ्ते ही तुमने अपने बॉस को नौकरी छोड़ने का नोटिस देकर अलविदा कह दिया। अब सामान बांधकर अपने गांव लौटने की तैयारी कर रहे थे। कारण साफ था, इस नौकरी की दुनिया में अगर तुम्हें बढ़ा चढ़ाकर बातें करना नहीं आता तो तुम सिर्फ दूसरों का फायदा उठाने वाले बेचारों में गिने जाते हो। और तुम्हें तो झूठी शेखी बघारने से जैसे एलर्जी थी। दरवाजा खोलते ही तुम दंग रह गए। पूरा हॉल ऐसा लग रहा था मानो शेखीबाजों का कोई महाकुंभ लगा हो। अरे, हमारे टॉपर साहब भी आ गए। बस में धक्के खाते हुए आए हो क्या? ऑफिस की दुनिया कॉलेज जैसी नहीं होती, थोड़ा प्रैक्टिकल बनो। इतनी ईमानदारी से कुछ नहीं मिलता। सबकी ऊंची ऊंची बातें सुनकर तुम चुपचाप कुर्सी पर बैठ गए और बेबसी से मुस्कुरा दिया। तभी अचानक तुम्हारे दिमाग में एक ठंडी मशीन जैसी आवाज गूंजी। बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक सुपर डींग मार सिस्टम सक्रिय कर लिया है। अब आपके सामने जो भी व्यक्ति डींग मारेगा उसकी कही हुई बात तुरंत सच होकर उपहार के रूप में आपको मिल जाएगी। तुम पूरी तरह सन्न रह गए। ये क्या बकवास है? क्या लगातार 3 दिन इंस्टेंट नूडल्स खाने से मुझे भ्रम होने लगा है? खाना अभी पूरी तरह परोसा भी नहीं गया था कि तुम्हारे बगल में बैठा चेन गांग बोलना शुरू हो गया। चेहरे पर घमंड, हाथ हवा में लहराते हुए वह बोला, अरे यार, आज फिर बिटकॉइन आसमान छू गया। एक बिटकॉइन $50,000 का हो गया है। अच्छा हुआ मैंने पिछले महीने नीचे भाव में 10 बिटकॉइन खरीद लिए थे। 2 करोड़ से भी ज्यादा लगाए थे। अब तो करोड़ों का मुनाफा हो गया। सारे सहपाठी उसकी चापलूसी करने लगे। तुमने मन ही मन हंसते हुए सोचा, इसके पास जेब में 100 रुपए नहीं रहते और बातें देखो। अगले ही पल फिर वही सिस्टम की आवाज आई, चेन गांग डींग मार रहा है। पुरस्कार स्वरूप आपको 10,000 बिटकॉइन दिए जाते हैं। कुल मूल्य $500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। राशि स्वतः आपके खाते में जमा कर दी गई है। तुम घबराकर मोबाइल निकालते हो। स्क्रीन पर लंबा चौड़ा बैलेंस देखकर तुम्हारी सांसें रुक जाती हैं। भारतीय मुद्रा में यह रकम लगभग 335 करोड़ रुपए थी। ये सच है? तुम्हारे मुंह से अनायास निकल गया। चेन गांग डर गया। उसे लगा तुम उसकी पोल खोलने वाले हो कि उसने किराए का सूट पहन रखा है। वह तुरंत चिल्लाया, बिल्कुल सच है। तुमने जल्दी से अपना मुंह दबा लिया ताकि हंसी बाहर ना निकल जाए। भाई बस बोलता रह, जितना ज्यादा झूठ बोलेगा मेरा उतना ही फायदा होगा। काफी देर तक तुम्हें चुप देखकर क्लास मॉनिटर जो जियांग बोला, तुम में धैर्य नहीं है। देखो मुझे, ग्रेजुएशन के बाद मैं देश की टॉप 500 कंपनी हुइजन इंटरनेशनल में गया। सिर्फ 3 साल में मार्केटिंग डायरेक्टर बन गया। परसों ही टॉमसन रिवेरा में 2 करोड़ से ज्यादा का फ्लैट खरीदा है। ऐसा करो, कल एचआर से बात करके तुम्हें ऑफिस में कोई छोटा मोटा काम दिलवा दूं। उसका सिर घमंड से आसमान छू रहा था। तुम मन ही मन बोले, कमाल है, झूठ बोलने से पहले एक बार सोच भी नहीं लिया। तभी सिस्टम फिर बोला, जो जियांग शेखी बघार रहा है। पुरस्कार स्वरूप आपको हुइजन इंटरनेशनल कंपनी के 80% शेयर तथा टॉमसन रिवेरा की पूरी एक आलीशान इमारत प्रदान की जाती है। तुम लगभग कुर्सी से गिर पड़े। 2000 करोड़ से अधिक मूल्य वाली कंपनी के 80% शेयर और टॉमसन रिवेरा की पूरी बिल्डिंग। दूसरे लोग एक फ्लैट खरीदते हैं जबकि सिस्टम ने तुम्हें पूरी इमारत ही दे दी। तुम्हारी प्रतिक्रिया देखकर पूरा कमरा शांत हो गया। सब तुम्हें घूरने लगे। जो जियांग तो डर के मारे पसीने पसीने हो गया। उसे लगा कहीं तुम उसकी सच्चाई सबके सामने न बता दो। तुमने झेंपते हुए कहा, तुम लोग बातें करो, मुझे अचानक एक जरूरी काम याद आ गया। तभी वांग यू मुस्कुराते हुए बोला, मैंने अभी अभी एक कोएनिक्सेक सुपरकार खरीदी है, लेकिन मुझे एक फुल टाइम ड्राइवर चाहिए। आखिर हम सहपाठी रहे हैं, इसलिए तुम्हें मौका दे रहा हूँ। जितनी तनख्वाह मांगो दूंगा। पूरा कमरा तुम्हारी प्रतिक्रिया देखने लगा। तुम बस हल्का सा मुस्कुरा दिए। उसी समय सिस्टम बोला, वांग यू अपनी सुपरकार का दिखावा कर रहा है। पुरस्कार स्वरूप आपको लगभग 20 करोड़ रुपए मूल्य की लिमिटेड एडिशन कोएनिक्सेक सुपरकार दी जाती है। उसकी चाबी आपकी जेब में रख दी गई है। तुम कुछ नहीं बोले, बस सिर हिलाकर मुस्कुरा दिए। वांग यू का चेहरा तुरंत उतर गया। वह मेज पर हाथ मारकर बोला, ज्यादा घमंड मत दिखाओ। मेरे अलावा कौन तुम्हें इतनी बड़ी नौकरी देगा? तुमने जेब में हाथ डालकर वो असली धातु वाली शानदार चाबी महसूस की। किसी तरह अपने चेहरे की मुस्कान छिपा ली। मैं तो बस शांति से अपने गांव लौटना चाहता था, लेकिन तुम लोग खुद ही मुझे अरबपति बनाने पर तुले हुए हो। कमरे का अजीब माहौल ज्यादा देर नहीं रहा। तभी बाईं ओर बैठा वांग चाओ बोल पड़ा, अरे छोड़ो सब बातें, आज का पूरा बिल मैं दूंगा। मेरे चाचा इसी होटल के बड़े अधिकारी हैं। बस मेरा नाम चलेगा और बिल आधा हो जाएगा। तुम बाहर से शांत थे, लेकिन अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे। लो, एक और चलता फिरता खजाना शुरू हो गया। सिस्टम फिर बोला, वांग चाओ बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रहा है। पुरस्कार स्वरूप आपको ग्रैंड हयात इंटरनेशनल होटल की एक 100% हिस्सेदारी दी जाती है। तुम्हारे हाथ में पकड़ा चाय का कप हल्का सा कांप गया। यानी अब इस 30 अरब रुपए की 5 सितारा होटल की हर चीज तुम्हारी थी। अगर यह पहले होता तो शायद तुम खुशी से उछल पड़ते, लेकिन अब तुम बिल्कुल शांत थे। सिर्फ 30 अरब ही तो हैं। इन लोगों की डींगें सुन सुनकर इतनी दौलत मिल रही थी
कि अब लॉटरी भी मामूली लगने लगी। कुछ देर बाद सबकी बातें और भी बढ़ने लगी। क्लास की मशहूर लड़की सोंग झुनझुन बाल संवारते हुए बोली, मेरा नया बॉयफ्रेंड बहुत परेशान करता है। वह अमीर परिवार का लड़का है, जिम का दीवाना है, उसके 6 पैक एब्स हैं, 3 दिन 3 रात मेरे साथ शॉपिंग कर सकता है और जरा भी नहीं थकता, बिल्कुल सुपरमैन है। सब लोग उसकी बातों पर बनावटी हंसी हंसने लगे। उसी समय सिस्टम बोला, सोंग झुनझुन अपने रिश्ते की शेखी बघार रही है। पुरस्कार स्वरूप आपको पूर्ण शारीरिक क्षमता और सर्वोच्च स्तर की ताकत प्रदान की जाती है। तुमसे रहा नहीं गया। चाय लगभग मुंह से बाहर निकल गई। वाह, अब तो किसी और के बॉयफ्रेंड की फिटनेस भी मुझे मिल रही है। यह सिस्टम सच में कमाल का है। तुमने गहरी मुस्कान के साथ सोंग झुनझुन की ओर देखा। तुम्हारे होंठों पर मुस्कान और चौड़ी हो गई। तुम्हें मुस्कुराते देखकर उसने आंखें घुमाई और ताना मारते हुए बोली, छू फेंक, अभी तक सिंगल ही हो ना? चाहो तो मैं अपने हाई सोसाइटी वाले सर्कल में तुम्हारे लिए कोई लड़की ढूंढ दूं, लेकिन रहने दो। मेरी सहेलियां तुम्हारे जैसे गरीब लड़के को देखकर भी मना कर देंगी। तुमने बेपरवाही से कंधे उचकाए। जरूरत नहीं, मैं अकेला ही ठीक हूँ। इतनी बड़ी बड़ी अमीर घर की लड़कियों को संभालना मेरे बस की बात नहीं। तुमने उसकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना। आखिर अभी अभी उसकी डींग के बदले तुम्हें इतना बड़ा इनाम मिला था। जो लोग तुम्हें लगातार फायदे पहुंचा रहे हों, उनसे भला कौन नाराज होगा? अगला आधा घंटा तो मानो तुम्हारे लिए खजाना इकट्ठा करने का समय बन गया। हमेशा बढ़ा चढ़ाकर बातें करने वाला यांग रुई बोला, चलो बाद में होंग लांगमान क्लब चलते हैं। मेरा चचेरा भाई वहां का मालिक है, वीआईपी इंतजाम करवा दूंगा। सिस्टम संदेश, यांग रुई बिना सोचे समझे डींग मार रहा है। पुरस्कार स्वरूप आपको होंग लांगमान क्लब की एक 100% मालिकाना हिस्सेदारी प्रदान की जाती है। उधर शराब पीकर लाल हुए चेहरे वाला झेंग यून भी जोर से बोला, उस समय द वॉइस ऑफ चाइना के ऑडिशन में मैं पूरे शंघाई के टॉप 10 में था। अगर मैं बीच में प्रतियोगिता न छोड़ता तो चैंपियन कोई और नहीं बन सकता था। सिस्टम संदेश, झेंग यून आसमान छूती डींग मार रहा है। पुरस्कार स्वरूप आपको महान गुरु स्तर की गायकी और स्वर्ग जैसी मधुर आवाज प्रदान की जाती है। तुम खुशी खुशी अंगूठा उठाकर बोले, वाह कमाल है। झेंग यून को लगा कि तुम सचमुच उसकी प्रतिभा से प्रभावित हो गए हो। उसका घमंड और बढ़ गया। आखिरकार सबके पसंदीदा पल का समय आ गया, बिल चुकाने का समय। वेटर मुस्कुराते हुए बिल लेकर आया। सर, कुल बिल 2400 युआन हुआ है। कृपया बताइए भुगतान कौन करेगा? अभी कुछ देर पहले तक अकड़ दिखा रहा वांग चाओ जेब से एक मुड़ा तोड़ा कूपन निकालकर मेज पर पटकते हुए बोला, मेरे चाचा वांग लिमिन हैं, उन्होंने मुझे होटल का अंदरूनी डिस्काउंट कूपन दिया है, बिल आधा कर दीजिए। वेटर ने कूपन उठाया। उसे देखते ही उसके चेहरे का भाव बदल गया। माफ कीजिए सर, यह सिर्फ साधारण हॉल के लिए डिस्काउंट कूपन है। इस वीआईपी प्राइवेट रूम में इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। इतना सुनते ही वांग चाओ का चेहरा लाल से हरा और फिर बैंगनी पड़ गया। क्या यह कैसे हो सकता है? वह पूरी तरह घबरा गया। बाकी सहपाठी भी मजे लेने लगे। अरे अपने चाचा को फोन लगाओ ना। एक फोन की बात है, हमें भी तो देखना है। वांग चाओ के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। असलियत ये थी कि उसका चाचा कोई बड़ा अधिकारी नहीं, बल्कि होटल के लॉजिस्टिक्स विभाग का एक मामूली कर्मचारी था। अगर सचमुच उसे बुला लिया जाता तो उसकी सारी पोल वहीं खुल जाती। वांग चाओ को घबराते देखकर तुमने धीरे से सांस ली। बस अब काफी तमाशा हो गया। तुमने शांत स्वर में कहा, ठीक है, अब उसे और शर्मिंदा मत करो। यह कहकर तुमने जेब से गहरे काले रंग की चमकती हुई सुप्रीम ब्लैक गोल्ड कार्ड निकाली और सीधे वेटर की ओर बढ़ा दी। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। सब लोग ऐसे तुम्हें देखने लगे जैसे किसी एलियन को देख रहे हों। वेटर ने जैसे ही वह कार्ड देखा, उसकी आंखें फैल गईं। वह तुरंत लगभग 90 डिग्री झुक गया और दोनों हाथों से कार्ड लेते हुए बोला, सर कृपया एक क्षण प्रतीक्षा कीजिए। इतना कहकर वह लगभग दौड़ता हुआ बाहर निकल गया। वांग चाओ ने राहत की सांस ली और कुर्सी पर ढह गया। 2 मिनट भी नहीं बीते थे कि कमरे का दरवाजा तेजी से खुला। वही वेटर इस बार एक सूट बूट पहने विदेशी वरिष्ठ अधिकारी के साथ अंदर आया। उस विदेशी अधिकारी का नाम हेनरी था। जैसे ही उसने तुम्हें देखा, उसके चेहरे पर बेहद सम्मान भरी मुस्कान आ गई। वह लगभग झुकते हुए तुम्हारे सामने आकर बोला, बॉस, आप निरीक्षण के लिए आए हैं और मुझे पहले से बताया भी नहीं। मैं पूरा होटल खाली करवा देता। तुमने बिना ज्यादा ध्यान दिए हाथ हिलाया। बस अपने पुराने सहपाठियों के साथ खाना खाने आया हूँ, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। तुम अपना काम करो। हेनरी बार बार सिर झुकाकर बोला, जी सर, जैसा आप आदेश दें। फिर वह सम्मान पूर्वक बाहर चला गया। अब पूरे रूम 888 में ऐसी खामोशी थी कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। सबकी आंखें फटी रह गई थीं, किसी की ठुड्डी जैसे जमीन पर गिर गई हो। अभी उस विदेशी अधिकारी ने छू फेंक को क्या कहा, बॉस, क्या मैंने सही सुना? क्या चू फेंग इस पूरे ग्रैंड हयात इंटरनेशनल होटल का मालिक है? नहीं, यह नामुमकिन है। सबके टूटे हुए घमंड और सदमे से भरे चेहरे देखकर तुम कुर्सी पर आराम से टिक गए। तुम्हारे दिल में उस समय सिर्फ एक ही शब्द था, मजा आ गया। कमरे में कुछ सेकंड के लिए अजीब सी खामोशी छा गई। फिर अचानक पूरा माहौल शोर से गूंज उठा। तुम्हारे बगल में बैठा चेन गांग मुस्कुराते हुए तुम्हारे पास आ गया। उसके चेहरे पर इतनी चापलूसी थी कि मानो फूल खिल गया हो। वाह,
छू फेंग। अभी जो विदेशी अधिकारी आया था उसने तुम्हें बॉस कहा। कहीं तुम ही इस झुनिवे इंटरनेशनल होटल के असली मालिक तो नहीं हो? इतना सुनते ही कमरे में बैठे सभी लोगों के कान खड़े हो गए। सबकी नजरें एक साथ तुम पर टिक गईं। झुनिवे इंटरनेशनल होटल शहर का मशहूर 5 सितारा होटल, जिसकी कीमत अरबों में थी। अगर तुम सच में इसके मालिक थे तो तुम सचमुच अरबपति थे। तुमने उन पुराने सहपाठियों की ओर देखा जो कुछ देर पहले तक तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे और अब तुम्हारी खुशामद करने को तैयार बैठे थे। तुम्हें यह सब देखकर हंसी आ गई, लेकिन उन्हें ज्यादा झटका न लगे इसलिए तुमने थोड़ा संयम दिखाने का फैसला किया। तुमने आराम से चाय का एक घूंट लिया और बेहद सहज अंदाज में बोले, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़े बहुत शेयर है मेरे पास। खुद को छोटा सा शेयर होल्डर ही समझो। तुम्हारी बात सुनते ही पूरे कमरे में राहत की सांस सुनाई दी। आखिर कुछ देर पहले तक तो सबने मिलकर तुम्हारा मजाक उड़ाया था। अगर तुम सचमुच इस होटल के मालिक निकलते तो शायद शर्म के मारे सब वहीं से भाग जाते। लेकिन होटल का छोटा शेयर होल्डर भी करोड़ों की संपत्ति वाला इंसान होता है। ऐसे आदमी से रिश्ता बनाकर रखना ही समझदारी थी। अरे छू भाई, मुझे तो पहले से पता था कि कॉलेज में भी तुम छुपे हुए टैलेंट थे। इतनी बड़ी हैसियत होते हुए भी नौकरी ढूंढ रहे थे, कमाल है। छू भाई जिंदाबाद। एक और सहपाठी मुस्कुराकर बोला, छू भाई अगले महीने मेरी शादी है, अगर हो सके तो यही होटल में कुछ टेबल बुक करवा दीजिए। पैसों की कोई चिंता नहीं। उन लोगों का इतना जल्दी रंग बदलते देखकर तुम्हारे होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। यही तो दुनिया की सच्चाई है। गरीब हो तो कोई हाल तक नहीं पूछता और अमीर बन जाओ तो दूर दूर के लोग भी रिश्तेदार बन जाते हैं। इस समय सबसे ज्यादा परेशान वांग यू था। हर क्लास पार्टी में वही सबसे बड़ा आकर्षण हुआ करता था। सब उसी की खुशामद करते थे, लेकिन आज सारी सुर्खियां तुम ले गए थे। वह कमरे के कोने में बैठा दांत पीस रहा था। खाना खत्म होने के बाद सबने अगली जगह जाने की तैयारी शुरू कर दी। तभी सबकी नजर यांग रुई पर गई, जिसने पहले बड़ी बड़ी बातें की थी। रुई भाई, तुम्हारे भाई ने क्लब का इंतजाम कर दिया ना? हम लोग 15-16 हैं, छोटा कमरा तो चलेगा नहीं? यांग रुई का चेहरा एकदम उतर गया। शराब के नशे में उसने जो डींग मारी थी अब वही उसके गले पड़ गई। माथे पर पसीना आ गया। मैं अभी अपने भाई को फोन करके पूछता हूँ। उसने मोबाइल निकाला और दिखावे के लिए किसी को कॉल लगा दी। जानबूझकर ऊंची आवाज में बोला, हेलो भाई, हम लोग थोड़ी देर में आ रहे हैं। 15 लोग हैं, सबसे बड़ा वीआईपी रूम चाहिए। कुछ देर चुप रहने के बाद वह फिर बोला, क्या सारे कमरे बुक हो चुके हैं? अरे भाई कुछ तो कर दो, मैंने दोस्तों से पहले ही कह दिया है। कुछ देर बाद उसने फोन रख दिया और अफसोस जताते हुए बोला, यार आज किस्मत ही खराब है। सारे बड़े कमरे किसी बड़े आदमी ने पहले से बुक कर लिए हैं। लगता है अगली बार चलना पड़ेगा। सबके चेहरे पर निराशा छा गई। असल में सभी समझ गए थे कि यांग रुई झूठ बोल रहा है। उसका तथाकथित भाई तो उस क्लब में सिर्फ सफाई कर्मचारी था। तुमने मुस्कुराते हुए मोबाइल निकाला। अरे इतनी सी बात के लिए परेशान क्यों हो रहे हो, मैं इंतजाम कर देता हूँ। इतना कहकर तुमने सीधे होंग लांगमान क्लब के जनरल मैनेजर वांग जी को फोन लगाया। तुमने बिल्कुल सामान्य लहजे में कहा, हेलो वांग, मैं थोड़ी देर में अपने कुछ सहपाठियों के साथ आ रहा हूँ। कोई बड़ा कमरा तैयार रखो। क्या सुप्रीम वीआईपी 888? ठीक है, वही रख देना। फोन रखने के बाद तुमने मुस्कुराकर सबकी ओर देखा। रुई भाई सही कह रहे थे, सामान्य कमरे सचमुच भर चुके हैं, लेकिन मेरा एक दोस्त वहां काम करता है। उसने हमारे लिए सबसे ऊपर वाला सुप्रीम वीआईपी 888 कमरा रख दिया है। तुमने न सिर्फ सबका इंतजाम कर दिया बल्कि यांग रुई की इज्जत भी बचा ली। यांग रुई की आंखें कृतज्ञता से भर आईं, लेकिन बाकी सहपाठी पूरी तरह हैरान रह गए। हे भगवान, सुप्रीम वीआईपी 888? मेरे बॉस ने बताया था कि वहां सिर्फ न्यूनतम खर्च ही 1 लाख युआन से शुरू होता है। हे भगवान, 1 लाख से भी ज्यादा? मुझे बेच भी दो, तब भी इतना खर्च नहीं उठा पाऊंगा। तुमने बेहद रौब से हाथ लहराते हुए कहा, फिक्र मत करो, आज रात का सारा खर्चा मैं, यंग मास्टर चू, उठाऊंगा। भाई चू जिंदाबाद। भाई चू, आज से मैं आपका सबसे वफादार आदमी हूँ। भौं भौं। चारों तरफ चापलूसी और तारीफों की गूंज के बीच तुम सब शानदार होटल से बाहर निकल आए। पीछे चल रहा वांग यू गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसकी नजरें तुम्हारी पीठ पर जमी थीं और वह मन ही मन सोच रहा था, नाटक करता रहा, देखता हूँ रेड रोमांस पहुंचकर क्या करता है। अभी तो खुद को वीआईपी बता रहा है, अगर अंदर नहीं जा पाया तो मैं ऐसी बेइज्जती करूंगा कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। इसी दौरान उसकी नजर अचानक सड़क किनारे चमकती हुई एक तेज रोशनी पर पड़ी। अरे जल्दी देखो, वो कौन सी कार है? एक लड़का चौंक कर चिल्लाया। सबने उसकी उंगली की दिशा में देखा। होटल के सामने एक काली सुपर कार खड़ी थी, जो मानो अंधेरी रात का कोई भूत हो। उसका डिजाइन ताकत और आधुनिक इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना लग रहा था। हे भगवान, ये तो कोनिग्सेग है क्या? इतनी खास है क्या? कुछ लड़कियां हैरानी से पूछने लगीं। अरे दीदी, ये कोई आम कार नहीं है। इसकी कीमत करीब 10 से 20 करोड़ रुपए है। पूरी दुनिया में इसकी सिर्फ 6 गाड़ियां हैं। पैसे होने पर भी इसे खरीदना आसान नहीं। कारों का शौकीन लड़का उत्साह से कांपती आवाज में बोला। फिर उसे कुछ याद आया और उसने वांग यू की तरफ देखा। भाई यू, आपने तो कहा था कि आपके पापा ने अभी अभी आपके लिए कोनिग्सेग खरीदी है। वाह भाई यू,
कमाल कर दिया, तो क्या ये कार आपकी है? एक साथ दर्जनों निगाहें वांग यू पर टिक गईं। उसके मन में तो जैसे तूफान मच गया। अभी कुछ देर पहले उसने सिर्फ अपनी शान बढ़ाने के लिए झूठ बोल दिया था। कोएनिग्सेक की सबसे सस्ती कार भी करोड़ों की आती है और सामने खड़ी यह तो उससे भी कहीं महंगी थी। अगर उसके पिता सच में इतनी महंगी कार खरीद लेते तो उसके दादा कब्र से उठकर उनकी अच्छी खबर लेते। ऊपर से ऐसी कार सिर्फ पैसे से भी नहीं मिलती। सबकी प्रशंसा भरी निगाहों के बीच वांग यू खुद को बुरी तरह फंसा हुआ महसूस कर रहा था। आखिरकार वह पसीना पोंछते हुए बोला, वो आप लोग गलत समझ रहे हैं, ये कार मेरी नहीं है, मेरी वाली अभी विदेश से समुद्री रास्ते से आ रही है, अभी तक डिलीवर नहीं हुई। वांग यू बेहद शर्मिंदा खड़ा था, लेकिन उसकी नजर बार बार उसी कोएनिग्सेक पर जा रही थी। इतनी दुर्लभ सुपरकार उसने पहले सिर्फ तस्वीरों में देखी थी, आज पहली बार असल में सामने थी। वह सोच रहा था, आखिर इसे चलाकर कौन आया होगा। अपनी झेप छिपाने के लिए उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए तुम्हारे पास आकर कहा, अरे छू फेंक, तुमने तो कहा था कि बस से आए हो, इतनी रात को टैक्सी भी मुश्किल से मिलेगी, चलो मेरी कार में बैठ जाना। तुम हल्का सा मुस्कुराए और बोले, जरूरत नहीं, मैंने फोन करके अपनी कार मंगवा ली है, मैं खुद चलाकर चला जाऊंगा। तुम्हारी कार कहाँ है? वांग यू फिर हंस पड़ा। उसे लगा कि अब फिर से तुम्हारा मजाक उड़ाने का मौका मिल गया है। उसने पास खड़ी एक पुरानी वैन की ओर इशारा करते हुए ताना मारा, कहीं वो वाली तो नहीं? माल ढोते ढोते पार्टी में भी आ गए क्या? उसे पूरा यकीन था कि तुम जैसे अभी अभी बेरोजगार हुए इंसान के पास कोई ढंग की कार नहीं हो सकती। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की मुस्कान जम गई, क्योंकि तुमने धीरे से हाथ उठाया और सीधा उस काली सुपरकार की ओर इशारा किया। वही दुनिया में सिर्फ 6 गाड़ियों वाली, लगभग 120 करोड़ रुपए की कोएनिग्सेक, वो रही। तुमने बिल्कुल सामान्य अंदाज में कहा, 2 दिन पहले ही ली है, फिलहाल इसी से काम चला रहा हूँ। तुम्हारी यह बात सबके लिए किसी बम से कम नहीं थी। सबसे बड़ा झटका वांग यू को लगा। अभी कुछ देर पहले वह जिस कोएनिग्सेक का झूठा दावा कर रहा था वह तो सिर्फ सबसे सस्ते मॉडल की बात थी, लेकिन तुम्हारे सामने जो कार खड़ी थी वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों के लिए भी सपना थी। करीब 120 करोड़ रुपए की कीमत। वांग यू के पिता को बेच दिया जाए तब भी उसका एक पहिया खरीदना मुश्किल था। वह खुद को समझाने लगा, ये झूठ बोल रहा है, हाँ जरूर ब्लफ कर रहा है। उसने तुम्हें घूरते हुए आखिरी उम्मीद के सहारे सोचा, मैं तो ये मान लूं कि कल दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन ये नहीं मान सकता कि ये कार इसकी है। लेकिन हकीकत अक्सर सबसे जोरदार तमाचा मारती है। तुमने बड़े आराम से अपनी जेब से कार की चाबी निकाली और हल्के से बटन दबाया। बीप बीप। कोएनिग्सेक की तेज एलईडी डे टाइम लाइटें तुरंत जल उठी, मानो कोई खूंखार जानवर अपनी ठंडी आंखें खोल रहा हो। अगले ही पल उसके बेहद शानदार ऊपर की ओर खुलने वाले दरवाजे धीरे धीरे उठने लगे। उस एक दृश्य ने वांग यू की बची खुची सारी उम्मीदें चकनाचूर कर दी। चारों ओर सन्नाटा छा गया। हर कोई हैरानी से बार बार लार निकल रहा था। हे भगवान, हमारे क्लास का सबसे बड़ा अमीर तो छू फेंग निकला। यार, इसने अपनी पहचान इतनी अच्छी तरह छिपा कर रखी थी। वांग यू के चेहरे की मांसपेशियां बुरी तरह फड़कने लगीं, जैसे उसने एक साथ 10 मक्खियां निगल ली हों। वह हकलाते हुए बोला, मेरे पापा ने तो मुझे साधारण मॉडल खरीदा है, इसकी बराबरी कैसे कर सकता हूँ। उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ चुका था और आवाज कांप रही थी। असल में उसके पास कोई सुपरकार थी ही नहीं। वह तो बस तुम्हें नीचा दिखाने के लिए झूठ बोल रहा था। उधर तुम बड़े आराम से कोएनिग्सेक की आलीशान ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। वांग यू के चेहरे पर मजबूरी भरी मुस्कान आ गई। अब उसे समझ आ गया कि तुम डींगे नहीं मार रहे थे, तुम सच में बेहद अमीर थे। इस एक घटना ने क्लास की लगभग सारी लड़कियों का दिल जीत लिया। आखिर यह 100 करोड़ से भी ज्यादा कीमत वाली सुपरकार थी। सिर्फ एक बार उसमें बैठने का मौका मिल जाए तो लोग सालों तक सोशल मीडिया पर उसकी शेखी बघाड़ सकते थे। हमेशा खुद को सबसे आकर्षक समझने वाली सॉन्ग झुनझुन की नजरें कार से हट ही नहीं रही थीं। उसने तुरंत मीठी मुस्कान ओढ़ी, इठलाती हुई सीधे आगे वाली सीट की तरफ बढ़ गई। उसका हाथ दरवाजे के हैंडल तक पहुंच ही गया था कि तुमने उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। तुमने भीड़ के एक शांत कोने की तरफ हाथ हिलाकर कहा, दाई शानशान, आओ आगे वाली सीट पर बैठो। दाई शानशान क्लास की ऐसी लड़की थी जिसकी मौजूदगी पर अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता था। वह कभी दिखावे या अमीरी की होड़ में शामिल नहीं होती थी, लेकिन सिर्फ तुम जानते थे कि वह असल में दाई ग्रुप की इकलौती बेटी थी, जिसकी पारिवारिक संपत्ति हजारों करोड़ रुपए की थी। सॉन्ग झुनझुन पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसका हाथ हवा में ही रुक गया। चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई और शर्म से उसका चेहरा लाल पड़ गया। उसे ऐसा लग रहा था मानो सबके सामने किसी ने जोरदार तमाचा मार दिया हो। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह एक साधारण सी दिखने वाली लड़की से भी हार जाएगी। दाई शानशान ने तुम्हारी ओर दिलचस्पी से देखा। उसने सॉन्ग झुनझुन की बेइज्जती पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ दरवाजा खोलकर आगे वाली सीट पर बैठ गई। उसकी खूबसूरती और व्यक्तित्व ने सुपरकार की शान ही बढ़ा दी। उसके सामने सॉन्ग झुनझुन फीकी पड़ गई। चले रेड रोमांस क्लब। तुमने एक्सीलरेटर दबाया। कोएनिग्सेक ने गहरी और दमदार गर्जना की और तीर की तरह रात के अंधेरे में दौड़ पड़ी। पीछे सिर्फ हैरान खड़े सहपाठी रह गए। कार के अंदर कुछ देर तक खामोशी रही। दाई शानशान ने अपने बाल पीछे करते हुए तुम्हारी ओर देखा और मुस्कुरा कर बोली, छू फेंक, तुमने अपनी असली पहचान बड़ी अच्छी तरह छिपा कर रखी थी। तुम हल्का सा मुस्कुराए। तुमने भी तो। तुम स्टीयरिंग घुमाते हुए मुस्कुराए। दाई शानशान बोली, कोएनिग्सेक ON1, दुनिया में सिर्फ 6 गाड़ियां, कीमत लगभग 120 करोड़ रुपए, और इसे खरीदने के लिए
सिर्फ पैसा नहीं, मजबूत पारिवारिक पहचान भी चाहिए। उसने आत्मविश्वास से पूछा, तो बताओ तुम किस बड़े और ताकतवर परिवार से हो? क्या बस आम जिंदगी का अनुभव लेने निकले हो? तुमने हंसकर जवाब दिया, अगर मैं कहूं कि मैं तो अभी अभी नौकरी से निकाला गया एक साधारण कर्मचारी हूं, तो क्या तुम मानोगी? यह सच भी था। आखिर सिस्टम से मिलने वाला पैसा भी तो एक तरह की कमाई ही थी, बस फर्क इतना था कि वह 1 सेकंड में करोड़ों कमा देता था। फिर तुमने अचानक विषय बदलते हुए कहा, दाई ग्रुप। बस 4 शब्द, इतने में ही सब समझ आ गया। दाई शानशान की आंखें हल्की सी फैल गईं, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुझे पहले से ही ऐसा लगा था। कोएनिग्सेक रात में चमकती रोशनी की तरह शहर की सड़कों पर दौड़ रही थी। जहां से भी गुजरती हर कोई मुड़कर उसे देखता। तुम एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए दाई शानशान को लेकर सीधे रेड रोमांस क्लब पहुंच गए। कुछ ही देर बाद वांग यू और बाकी लोग भी वहां आ गए। तुमने अभी अभी अपनी करीब 120 करोड़ रुपए की सुपरकार पार्क की ही थी और सबके इकट्ठा होने का इंतजार कर रहे थे कि तभी मुसीबत खुद चलकर सामने आ गई। एक अमीरजादा जो मोर की तरह सज धज कर आया था, अपने कुछ चमचों के साथ वहां पहुंचा। उसका नाम यू होंग था। वह यू ग्रुप के मालिक का बेटा था, जो ऑटोमोबाइल उद्योग की बड़ी कंपनियों में गिना जाता था। उसकी नजर सबसे पहले दाई शानशान पर पड़ी। वह तुरंत उसके पास गया और बनावटी स्टाइल में मुस्कुराते हुए बोला, हेलो सुंदरी, मिलना भी किस्मत की बात होती है। मेरा नाम यू होंग है। ऊपर हमारे पास सुप्रीम वीआईपी प्राइवेट रूम है, मेरे साथ चलो। थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें अपनी रोल्स रॉयस में शहर की सैर भी कराऊंगा। यू होंग की बात सुनते ही वांग यू और उसके साथियों के चेहरे पीले पड़ गए। आखिर यू ग्रुप शहर की टॉप 20 कंपनियों में गिना जाता था। वांग यू जैसे करोड़पति घर के लड़के की भी उसके सामने कोई औकात नहीं थी। दाई शानशान ने ठंडे स्वर में एक कदम पीछे हटते हुए कहा, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। इतना सुनते ही यू होंग के चमचे ताने मारने लगे। वाह, हमारी होंग साहब को भी कोई मना कर सकता है? लगता है तुम्हें अपनी औकात नहीं पता। यू होंग को लगा कि सबके सामने उसकी इज्जत चली गई है। उसने सीना चौड़ा करते हुए फिर शेखी बघारनी शुरू कर दी। सुंदरी, पूरे शहर में मेरा नाम पूछ लेना। अगर आज मेरे साथ चलोगी तो दुनिया की कोई भी लग्जरी कार मैं तुम्हारे लिए खरीद सकता हूँ। उधर तुम चुपचाप तमाशा देख रहे थे कि तभी दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, डिंग। पता चला कि यू होंग बेहिसाब डींगे मार रहा है। इनाम, देश की नंबर 1 ऑटोमोबाइल कंपनी पेंग्यू ऑटो की 100% हिस्सेदारी तथा स्थायी टॉप लेवल आकर्षण, चार्म का विशेष प्रभाव। तुमने मन ही मन गहरी सांस ली। यू ग्रुप ज्यादा से ज्यादा इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी थी, लेकिन सिस्टम ने तो सीधे पूरे देश की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी तुम्हारे नाम कर दी, जिसकी कीमत कम से कम 500 अरब रुपए से भी ज्यादा थी। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुमने यू होंग को देखा, जो अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। बोलते रहो, जितना ज्यादा झूठ बोलोगे उतना ही मेरा फायदा होगा। शायद अगली बार सिस्टम मुझे एयरक्राफ्ट कैरियर भी इनाम में दे दे। पास खड़े वांग यू और बाकी लोग यू होंग की डींगे सुनकर अजीब नजरों से उसे देख रहे थे। वह रोल्स रॉयस का नाम लेकर अपनी अमीरी दिखा रहा था, जबकि तुम अभी अभी 120 करोड़ रुपए की कोएनिग्सेक चलाकर आए थे। ऐसी कार जिसे पैसे होने पर भी खरीदना आसान नहीं था। तुम्हारे सामने यू होंग की सारी शान फीकी पड़ गई थी। उसी समय सिस्टम से मिले आकर्षण के प्रभाव ने काम करना शुरू कर दिया। तुमने अनजाने में दाई शानशान की ओर देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब उसकी नजरें तुम्हें पहले जैसी नहीं बल्कि अलग ही भाव से देख रही थीं। फिर उसने यू होंग की तरफ मुड़कर कहा, तुमने कहा था कि कोई भी कार दिला सकते हो, है ना? ठीक है, मुझे अभी इसी वक्त एक कोएनिग्सेक ओएन 1 खरीद कर दिखाओ। कोएनिग्सेक ओएन 1 का नाम सुनते ही यू होंग के सारे चमचे चुप हो गए। एक ने गुस्से से कहा, तुम हमारे होंग साहब का मजाक उड़ा रही हो? वो कार क्या पैसे देकर भी मिल जाती है? यू होंग का चेहरा काला पड़ गया। एक ऑटोमोबाइल कंपनी के मालिक का बेटा होकर भी आज उसे कार के मामले में सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा था। यह चोट छोटी नहीं थी, यह सीधी उसकी इज्जत पर लगी थी। गुस्से से तमतमाकर वह चिल्लाया, मेरी बेइज्जती कर रही हो? लड़कों, इन दोनों को सबक सिखाओ। माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। वांग यू और उसके साथी डर के मारे चुप हो गए। आखिर सामने यू ग्रुप का वारिस खड़ा था। उससे टकराने की हिम्मत किसमें थी? लेकिन तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा। अब तुम खुद हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति वाले इंसान थे। तुम आराम से आगे बढ़े और दाई शानशान को अपने पीछे कर लिया। सिर्फ यह एक छोटा सा कदम, ऊपर से सिस्टम का दिया हुआ आकर्षण। क्लास की कई लड़कियां तुम्हें टकटकी लगाकर देखने लगी। उन्हें यू होंग तो अब बस एक बेकार सा बैकग्राउंड किरदार लग रहा था। यह देखकर यू होंग गुस्से से दांत पीसने लगा। उसने तुम्हें घूरते हुए कहा, क्या बात है, हीरो बनना चाहता है? तुमने होठों पर हल्की मुस्कान लाते हुए शांत स्वर में कहा, अगर हाथ उठाया तो फिर अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। यू होंग गुस्से से बौखला गया। जिंदगी में आज तक मुझसे बड़ा दिखावा करने वाला नहीं देखा। इतना कहकर उसने मुट्ठी भींची और तुम्हारे चेहरे पर घूंसा मारने के लिए झपटा। लेकिन शराब और ऐशो आराम में डूबा उसका शरीर बेहद सुस्त था। तुमने बचने की भी जरूरत नहीं समझी। उल्टा बिजली की तरह एक सटीक राइट हुक उसके चेहरे पर जड़ दिया। धड़ाम, घूंसा सीधे उसकी नाक पर लगा। वह 2 चक्कर घूमकर जमीन पर जा गिरा। उसने अपना सूजा हुआ चेहरा पकड़ लिया। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि किसी ने सचमुच उस पर हाथ उठा दिया। उसके पीछे खड़े अमीरजादे और चमचे भी हैरान रह गए। ये लड़का आखिर है कौन? इसने सच में यू ग्रुप के वारिस को मार दिया? वांग यू और उसके सहपाठियों के तो होश उड़ गए। उन्हें लगा कि अब बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। वे तो सिर्फ मुफ्त की पार्टी और थोड़ा दिखावा करने आए थे। किसी ने नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। वांग यू घबराकर तुम्हारी तरफ दौड़ा और बोला, छू फेंक, क्या तुम पागल हो गए हो? जल्दी से होंग साहब के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। वह तुम्हारा सिर झुकाने की कोशिश करने लगा। उसे अच्छी तरह पता था
कि उसके परिवार का छोटा सा कारोबार यू ग्रुप के सामने कुछ भी नहीं था। अगर यू होंग बदला लेने पर उतर आया तो उसके पूरे परिवार को खत्म करना उसके लिए चींटी कुचलने जितना आसान होगा। इस समय वांग यू की बस एक ही इच्छा थी, किसी तरह तुम्हारे साथ अपना रिश्ता खत्म कर ले। उधर जमीन पर गिरा यू होंग गुस्से से फटने वाला था, लेकिन जब उसने वांग यू को तुम्हारे खिलाफ झुकते देखा तो उसके चेहरे पर फिर से घमंड भरी मुस्कान लौट आई। यू होंग ने खून मिला थूक जमीन पर थूका और तुम्हारी ओर उंगली उठाकर घमंड से हंसते हुए बोला, सुना सबने, यही होती है किसी गरीब की औकात। जल्दी घुटनों के बल बैठ, 3 बार सिर जमीन पर पटक कर माफी मांग और बोल, होंग साहब मुझसे गलती हो गई। अगर ऐसा कर देगा तो आज मैं समझूंगा कि मुझे किसी कुत्ते ने काट लिया था और तेरी जान बख्श दूंगा। लेकिन मन ही मन यू होंग ने कसम खाई कि अगर आज तुम घुटनों पर बैठ गए तो कल वह अपने लोगों से तुम्हें हुआंगपू नदी में फेंकवा देगा। उधर वांग यू बेचैन होकर बोला, छू फेंक, बेवजह जिद मत करो। एक माफी मांगने से क्या चला जाएगा? माफी मांग लो। तुमने उसे ऐसे देखा जैसे कोई बेवकूफी भरी बात सुन ली हो। सिर्फ ताकतवर लोगों की खुशामद करने के लिए वह अपनी बची खुची इज्जत भी बेचने को तैयार था। तुम्हारे पीछे खड़ी लड़कियों के चेहरों पर भी नफरत साफ दिखाई दे रही थी। यह कोई माफी नहीं थी, यह तो किसी की इज्जत को जमीन पर रौंदने जैसा था। सबकी नजरें तुम पर टिक गईं। यहाँ तक कि दाई शानशान ने भी भौहें सिकोड़ लीं। वह अपने परिवार की ताकत का इस्तेमाल करके तुम्हारी मदद करने के लिए फोन निकालने ही वाली थी कि तभी तुमने आराम से कान खुजलाया और शांत आवाज में कहा, अगर मैं माफी ही न मांगू तो? ये सुनते ही सबने एक साथ गहरी सांस ली। वाह, सीधी टक्कर। यू होंग का सूजा हुआ चेहरा गुस्से से और भी विकृत हो गया। वह हंसते हुए चीखा, अच्छा बड़ा बहादुर बन रहा है, आज तुझे असली दर्द दिखाता हूँ। अभी अपने बड़े भाई सांग ब्याओ के लोगों को बुलाता हूँ। आज तेरी टांगे नहीं तुड़वाई तो मेरा नाम भी यू होंग नहीं, सांग ब्याओ। यह नाम सुनते ही वांग यू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। छू फेंग, जल्दी माफी मांग लो। सांग ब्याओ पूरे शहर का अंडरवर्ल्ड बॉस है। उससे दुश्मनी ली तो तुम्हारा पूरा परिवार इस शहर में नहीं टिक पाएगा। उसी समय तुम्हारे दिमाग में सिस्टम की परिचित आवाज फिर गूंजी, डिंग। पता चला कि यू होंग बिना सोचे समझे डींगे मार रहा है। इनाम, होस्ट के लिए एक नया अधीनस्थ, शहर का अंडरवर्ल्ड बॉस सांग ब्याओ। तुम्हारी हंसी लगभग निकल ही गई। क्या सांग ब्याओ अब मेरा आदमी है? तुमने यू होंग को देखा जो अभी भी लोगों को बुलाने में लगा था। मन ही मन तुम हंस पड़े। भाई तुम मदद नहीं बुला रहे, मेरे लिए बॉडीगार्ड बुला रहे हो। बुलाते रहो, बिल्कुल मत रुकना। तुमने दोनों हाथ जेब में डालकर आराम से कहा, ठीक है जल्दी बुलाओ। वैसे भी मैं देखना चाहता हूँ कि यह अंडरवर्ल्ड का डॉन दिखता कैसा है। यू होंग गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने तुरंत लियू फेंग को फोन मिलाया। असल में उसकी हैसियत इतनी नहीं थी कि वह सीधे सांग ब्याओ से बात कर सके। वह सिर्फ लियू फेंग जैसे छोटे मोटे गुंडों तक ही पहुंच रखता था। फोन लगते ही वह चिल्लाया, फेंग भाई, रेड रोमांस क्लब के बाहर किसी ने मुझे पीट दिया है। 10-15 लड़के लेकर आओ और इसका काम तमाम कर दो। लियू फेंग ने बिना ज्यादा सोचे हामी भर दी। आखिर यू होंग अक्सर उसकी जेब गर्म करता रहता था। फोन रखने के बाद यू होंग तुम्हें ऐसे देखने लगा जैसे तुम पहले ही मर चुके हो। उधर तुम्हारे सहपाठी पूरी तरह घबरा चुके थे। हर कोई तुम्हें घुटनों पर बैठकर माफी मांगने की सलाह देने लगा। यहाँ तक कि किसी ने मजाक में कहा, इसे अपने जीते जी श्राद्ध समझकर माफी मांग लो। तुमने उनकी बातें सुनकर ठंडी हंसी हंसी। माफी? उस जैसे निकम्मे के लिए लोग बुलाने की बात कर रहा है, जैसे सिर्फ वही बुला सकता है। इतना कहकर तुमने आराम से मोबाइल निकाला, अभी अभी सेव किया हुआ नंबर खोला और कॉल लगा दी। मौजूद सभी लोग तुम्हें पागल समझकर देखने लगे। अरे भाई, सामने वाले ने अंडरवर्ल्ड डॉन के आदमी बुलाए हैं और तुम एक बेरोजगार आदमी होकर किसे बुलाओगे? क्या मोहल्ले की आंटी को झगड़ा सुलझाने? उसी समय रेड रोमांस क्लब की सबसे ऊपरी मंजिल पर बने आलीशान वीआईपी कमरे में अंडरवर्ल्ड का सरगना सांग ब्याओ कुछ अरबपति कारोबारियों के साथ करोड़ों के सौदे पर चर्चा कर रहा था। तभी उसका निजी मोबाइल जोर जोर से बजने लगा। पास खड़ा एक आदमी फोन काटने ही वाला था कि सांग ब्याओ की नजर स्क्रीन पर पड़ी। स्क्रीन पर लिखा था बॉस। वह तुरंत अपनी सीट से उछलकर खड़ा हो गया। दोनों हाथों से मोबाइल पकड़कर उसने फोन उठाया। उसके सख्त चेहरे पर अचानक बेहद विनम्र मुस्कान आ गई। बॉस, आज अचानक मुझे कैसे याद किया? यह दृश्य देखकर वहां बैठे सारे अरबपति दंग रह गए। बॉस, जिस आदमी को सांग ब्याओ जैसा खतरनाक शख्स भी बॉस कहकर झुक रहा है, वह आखिर कौन है? सबके दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं वे किसी बड़े अंडरवर्ल्ड राज के गवाह तो नहीं बन गए। उधर क्लब के बाहर तुमने यू होंग पर एक नजर डाली और फोन पर बिल्कुल सामान्य लहजे में कहा, कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक आदमी है, नाम यू होंग, कह रहा है कि वो तुम्हारा आदमी है। अपने साथ कुछ लोगों को लेकर रेड रोमांस क्लब के बाहर मुझे घेर रखा है और मेरी टांगे तोड़ने की धमकी दे रहा है। क्या ये तुम्हारा नया चेला है? फोन के दूसरी तरफ संग ब्याओ की तो जैसे जान ही निकल गई। अगले ही पल वह गुस्से से अग बबूला हो उठा। आखिर कौन ऐसा बेवकूफ है जो उसका नाम लेकर उसके बड़े भाई को धमकाने की हिम्मत कर रहा है? वह तो खुद आज तक अपने बड़े भाई के सामने जूते उठाने लायक भी खुद को नहीं समझता। और यह यू होंग आखिर है कौन? पास बैठे एक बिजनेसमैन ने डरते डरते कहा, ब्याओ भाई, लगता है यह यू होंग यू ग्रुप का राजकुमार है जो शहर की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है। यू ग्रुप? कुछ
गाड़ियां बेचकर खुद को बड़ा समझने लगे। मेरे बड़े भाई को छूने की हिम्मत। संग ब्याओ ने गुस्से में महंगी टी टेबल पर लात मार दी। अभी खबर फैला दो, अगर आज के बाद यू परिवार की एक भी दुकान इस शहर में बची तो मेरा नाम संग ब्याओ नहीं। सभी बड़े उद्योगपति डर के मारे सिर हिलाने लगे। संग ब्याओ ने वहीं बिजनेस मीटिंग छोड़ दी और उन अरबपति कारोबारियों को साथ लेकर नीचे दौड़ पड़ा। सब उस रहस्यमयी बड़े भाई की एक झलक देखना चाहते थे। उधर क्लब के बाहर यू होंग ने तुम्हें फोन रखते देखा। एक पल को उसके मन में घबराहट हुई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझा लिया कि तुम सिर्फ नाटक कर रहे हो। वाह, अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। कोई भी नंबर मिलाकर खुद को ब्याओ भाई का जानने वाला बता रहे हो। वह घमंड से बोला, जब मैं ब्याओ भाई के साथ इंटरनेशनल सेंटर की टॉप फ्लोर पर लुई 13 पी रहा था, तब तुम पता नहीं किस गड्ढे में पड़े थे। थोड़ी देर में मेरे लोग आएंगे, फिर देखना कैसे घुटनों के बल रेंगते हुए यहाँ से निकलते हो। उसी समय तुम्हारे दिमाग में फिर वही सिस्टम की आवाज गूंजी, डिंग। पता चला कि यू होंग फिर से झूठी शेखी बघार रहा है। इनाम स्वरूप आपको इंटरनेशनल सेंटर की 100% हिस्सेदारी प्राप्त हुई। ये सुनकर तुम हंसी रोकते रोकते रह गए। कमाल है, ये आदमी तो चलता फिरता इनाम मशीन निकला। हर बार झूठ बोलता है और करोड़ों की संपत्ति मेरी हो जाती है। तुमने यू होंग को दया भरी नजर से देखा। यह बात मैं भी तुम्हें लौटा देता हूँ। जब मैं कोएनिग्सेक 1 चलाता था तब शायद तुम्हें यह भी नहीं पता था कि स्टीयरिंग गोल होता है या चौकोर। ये सुनकर यू होंग और उसके अमीर दोस्तों का ठहाका गूंज उठा। कोएनिग्सेक 1 लगता है दोपहर में नकली शराब पीकर दिमाग जल गया है। उसके साथ आए अमीरजादे भी जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन दूसरी ओर वांग यू और बाकी पुराने सहपाठी अजीब स्थिति में थे। हंसना भी चाहते थे और हंस नहीं पा रहे थे। वांग यू मन ही मन चिल्ला रहा था, अरे लाल साहब बस भी करो। वह झूठ नहीं बोल रहा। उसकी वही सुपरकार तुम्हारे पीछे मुश्किल से 10 मीटर दूर खड़ी है। तुमने सबकी हरकतें देखकर सिर हिलाया। आजकल सच बोलने वाले पर ही कोई विश्वास नहीं करता। तभी तेज ब्रेक की आवाज गूंजी। 5 पुरानी वूलिंग वैन तेजी से आकर क्लब के सामने रुकी। दरवाजे खुलते ही लियू फेंग अपने दर्जन भर गुर्गों के साथ हाथों में लोहे की रॉड लिए बाहर निकला। वह दहाड़ा, कौन है जिसने मेरे भाई पर हाथ उठाया? सामने आ। उसने भीड़ पर नजर दौड़ाई और उसकी नजर कांपते हुए वांग यू पर जा टिकी। लोहे की रॉड उसकी ओर तानकर बोला, तूने मेरे भाई को मारा है? वांग यू का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने घबराकर सिर हिलाया और तुरंत तुम्हारी ओर उंगली कर दी। नहीं, मैंने नहीं, उसी ने मारा है। यह देखकर सब लोग हैरान रह गए। तुमने भौं उठाकर वांग यू की तरफ देखा। वह शर्म से लाल होकर बोला, छू फेंक, मुझे दोष मत देना। मेरे परिवार की औकात यू परिवार के सामने कुछ भी नहीं है। तुमने ही तो कहा था कि तुम संग ब्याओ को जानते हो। अब बुलाओ उसे। संग ब्याओ का नाम सुनते ही लियू फेंक का दिल धक से रह गया। आजकल बहुत कम लोग ब्याओ भाई का नाम सीधे लेने की हिम्मत करते हैं। अगर सामने वाला सचमुच उसके सबसे बड़े बॉस का जानने वाला निकला तो मुसीबत हो जाएगी। यू होंग ने देखा कि लियू फेंग हिचक रहा है तो वह तुरंत चिल्लाया, फेंग भाई इसकी बातों में मत आओ। इसके पूरे कपड़ों की कीमत मिलाकर भी 1000 युआन नहीं होगी। अभी कह रहा था कि यह कोएनिग्सेक 1 चलाता है। जरा सड़क पर देखो, कहीं कोई कोएनिग्सेक दिखाई दे रही है? ये सिर्फ ब्लफ मार रहा है। लियू फेंग ने सोचा, सही बात है। यू होंग तो शहर के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल ग्रुप का वारिस है। उसे लग्जरी कारों की पहचान तो होगी ही। यह फटेहाल आदमी भला 100 मिलियन युआन की सुपरकार कैसे चला सकता है? वांग यू कुछ कहना चाहता था। उसका मन कर रहा था कि बता दे कि वह चमचमाती सुपरकार तो तुम लोगों के ठीक पीछे खड़ी है। लेकिन यू होंग की खून पी जाने वाली नजर देखकर उसने बात निगल ली। जो होगा देखा जाएगा। अपनी जान बची तो लाखों पाए। लियू फेंग को लगा कि तुमने उसे मूर्ख बनाया है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने हाथ लहराकर आदेश दिया, ब्याओ भाई का नाम लेकर मुझे डराता है? लड़कों, पहले इसके बगल वाली BMW तोड़ डालो, फिर देखता हूँ कैसे भागता है। नहीं, वो मेरी कार है। वांग यू दर्द से चीख पड़ा, लेकिन विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। वह बस बेबस होकर देखता रहा कि गुंडे लोहे की रॉड से उसकी प्यारी BMW को कबाड़ में बदल रहे हैं। अब तो वह सांस भी धीरे लेने लगा, कहीं गुस्से में उसे भी न पीट दें। कार तोड़ने के बाद लियू फेंग मुस्कुराता हुआ तुम्हारी ओर बढ़ा ही था कि तभी क्लब का घूमने वाला मुख्य दरवाजा जोर से खुला। एक गरजती हुई आवाज पूरे माहौल में गूंज उठी, सब लोग हाथ रोक दो। संग ब्याओ कई अरबपति कारोबारियों के साथ तूफान की तरह बाहर निकला। उसके चेहरे की खतरनाक आभा देखते ही पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। कुछ लड़कियां तो डर के मारे वहीं बैठ गईं। लियू फेंक ने जैसे ही संग ब्याओ को देखा, उसके हाथ से लोहे की रॉड गिर गई। ब्याओ भाई, आप यहाँ? संग ब्याओ गुस्से से कांप उठा। मैं यहाँ क्यों हूँ? वह दौड़कर आया और एक जबरदस्त लात सीधे लियू फेंक की छाती पर मारी। अगर मैं यहाँ नहीं होता तो क्या तू मेरे बड़े भाई को भी अपाहिज बना देता? तेरी औकात क्या है? इतनी जोरदार लात लगी कि लियू फेंग 4-5 मीटर दूर जाकर गिरा और दर्द से चीखने लगा। पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। सबके दिमाग सुन्न हो गए। ये क्या हो रहा है? चू फेंग सचमुच संग ब्याओ का बड़ा भाई है? दुनिया उल्टी हो गई क्या? अंडरवर्ल्ड का डॉन हमारे क्लास के बेरोजगार लड़के को बड़े भाई कह रहा है? यू होंग के अमीर दोस्त डर के मारे पीले पड़ गए। पीछे खड़े अरबपति उद्योगपति भी अवाक रह गए और तुम्हारे पुराने सहपाठी, खासकर वांग यू जिसने अभी अभी तुम्हें बेच दिया था, उसके पैर कांप रहे थे। तो फोन सचमुच संग ब्याओ को किया था, यह झूठ नहीं बोल रहा था। लियू फेंग घिसटता हुआ
संग ब्याओ के पैरों में गिर पड़ा। ब्याओ भाई, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं। सब यू होंग ने कहा था, उसी ने मुझे बुलाया था। उसे पता था कि आज उसकी खैर नहीं, इसलिए मरने से पहले किसी और को भी साथ घसीटना चाहता था। उधर यू होंग पूरी तरह टूट चुका था। जिसे वह अपना सबसे बड़ा सहारा समझ रहा था, वही आज तुम्हारे सामने घुटनों पर था। संग ब्याओ ने ठंडी नजर से उसे देखा। तो तू ही है जो हर जगह खुद को मेरा आदमी बताता फिरता है। तू ही था जिसने मेरे बड़े भाई को घेरने के लिए लोगों को बुलाया। यू होंग का गला सूख गया। वह मुंह खोलकर कुछ बोलना चाहता था, लेकिन एक शब्द भी बाहर नहीं निकला। उधर दाई शान जो अभी तक मदद के लिए फोन करने वाली थी, शांति से अपना फोन वापस रख चुकी थी। संग ब्याओ गुस्से में हंस पड़ा। बहुत अच्छा। वह धीरे धीरे यू होंग की तरफ बढ़ा। तू मेरे बड़े भाई को घुटनों पर झुकाना चाहता था, आज मैं भी देखता हूँ तेरे कितने सिर हैं। यू होंग आखिर एक अमीर घर का बिगड़ा लड़का था। संग ब्याओ जैसे खूंखार इंसान का दबाव वह कहां सह पाता। उसके घुटने जवाब दे गए। धड़ाम। वह सीधे जमीन पर गिरकर घुटनों के बल बैठ गया। अचानक वह घिसटता हुआ दाई शान के सामने पहुंचा। अपने ही गालों पर लगातार थप्पड़ मारते हुए रोने लगा। भाभी, मुझसे गलती हो गई। मैं इंसान कहलाने लायक नहीं हूँ। नकली शराब पीकर मेरा दिमाग खराब हो गया था, तभी मैंने आपकी बेइज्जती करने की हिम्मत की। भाभी, आप बड़ी दिलवाली हैं। प्लीज चू भाई से कह दीजिए कि मुझे माफ कर दें। उसकी इतनी तेजी से बदली हुई हालत देखकर सब लोग हैरान रह गए। तुमने उसकी तरफ देखा, न तुम्हें गुस्सा आया न दया, बस हल्की सी मुस्कान आ गई। तुमने संग ब्याओ के कंधे पर हाथ रखा और बिल्कुल सामान्य आवाज में कहा, श्याओ ब्याओ, अब बाकी सब तुम संभाल लो। बस इतना ध्यान रखना, किसी की जान नहीं जानी चाहिए। संग ब्याओ बहुत समझदार आदमी था। उसकी तेज नजर एक पल तुम्हारे और दाई शान के बीच घूमी, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। समझ गया? सब समझ गया। जी बड़े भाई, संग ब्याओ तुरंत झुककर बोला। उसकी आवाज घंटी की तरह गूंज रही थी। वैसे भी मुझे थोड़ा कूड़ा कचरा साफ करना है। मैं आपके और भाभी के बीच नहीं आऊंगा। बड़े भाई, कभी भाभी को लेकर मेरे पहाड़ी वाले विला में आइए। मैं आप दोनों के लिए पूरा भुना हुआ मेमना तैयार करवाऊंगा। जैसे ही उसने भाभी कहा, दाई शान का गोरा चेहरा पल भर में लाल हो गया, यहाँ तक कि उसके कान भी शर्म से सुर्ख हो उठे। उसे पता था कि संग ब्याओ पूरी तरह गलत समझ बैठा है, लेकिन इतने लोगों के सामने वह किसी अंडरवर्ल्ड डॉन को पकड़कर यह भी नहीं समझा सकती थी कि वे सिर्फ सहपाठी हैं। इस वक्त उसका मन कर रहा था कि यू होंग को फिर से उठाकर 2-4 लात और मार दे। जब संग ब्याओ और उसके लोग चले गए तो क्लब के बाहर का भारी माहौल भी हल्का हो गया। अब तुम्हारे सभी पुराने सहपाठियों की नजरें पूरी तरह बदल चुकी थीं। जो लोग कुछ देर पहले तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे, अब वही तुम्हें श्रद्धा और हैरानी से देख रहे थे। तुम मुस्कुराए और बोले, क्या हुआ? हम लोग गाना गाने और मस्ती करने नहीं आए थे। यह कहकर तुम दोनों हाथ जेब में डालकर आराम से क्लब के अंदर चल दिए। बाकी सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। सब चुपचाप तुम्हारे पीछे पीछे अंदर चले गए। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी तेज कदमों से बाहर आया। वह था रेड रोमांस क्लब का जनरल मैनेजर वांग जी। उसने ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरों में बाहर की पूरी घटना देख ली थी। शुरू में उसने सोचा था कि यह अमीर लड़कों का सामान्य झगड़ा है, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उसने कुछ अरबपति कारोबारियों को घबराए हुए यह कहते सुना कि संग ब्याओ का बड़ा भाई छू फेंक है, तो उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत उनमें से एक उद्योगपति को रोका। चेन साहब, वह बड़े साहब कैसे दिखते हैं? क्या उनकी उम्र करीब 20-25 साल है? काफी हैंडसम है और उनका व्यक्तित्व बहुत अलग है। चेन साहब ने तुरंत सिर हिला दिया। अब वांग जी पूरी तरह आश्वस्त हो चुका था। उधर सोंग झुनझुन ने धीरे से वांगयू की बाजू पकड़कर पूछा, यार यह अंकल कौन है? बड़ा रुतबा लगता है। वांगयू के माथे पर फिर पसीना आ गया। उसने फुसफुसाकर कहा, चुप रहो, उधर उंगली भी मत करना। वो रेड रोमांस क्लब के जनरल मैनेजर वांग जी हैं। बहुत बड़े आदमी हैं। अभी वाला ल्यू फेंग भी इनके सामने सीधा हो जाता है। मेरे पापा भी इन्हें देखकर रास्ता बदल लेते हैं। ये सुनते ही सबकी सांसें अटक गईं। अरे लेकिन वो तो सीधे हमारी तरफ आ रहे हैं। हे भगवान, अभी अभी संग ब्याह हो गया और अब वांग जी आ गए। आज की क्लास रियूनियन है या गैंगस्टर फिल्म की शूटिंग? तभी वांग जी सीधे तुम्हारे सामने आकर रुके और पूरे सम्मान के साथ 90 डिग्री झुककर जोर से बोले, नमस्ते मालिक। ये एक शब्द ऐसा था मानो भीड़ के बीच बम फट गया हो। सोंग झुनझुन और बाकी सभी सहपाठियों के दिमाग सुन्न पड़ गए। सबको यकीन ही नहीं हुआ। चू फेंग रेड रोमांस क्लब का असली मालिक है। अगले ही पल सबकी नजरें पीछे खड़े यांग रुई पर टिक गईं। यांग रुई घबराकर कांपने लगा। अभी कुछ देर पहले वहीं तो शेख ही बघार रहा था कि उसका चचेरा भाई इस क्लब का मालिक है। अब उसकी पोल पूरी तरह खुल चुकी थी। असलियत तो यह थी कि उसका भाई यहाँ सिर्फ लॉजिस्टिक्स विभाग का एक छोटा सा सुपरवाइजर था। उसे क्लब के असली मालिक के बारे में कुछ पता ही नहीं था। दूसरी ओर दाई शान लगातार तुम्हें देख रही थी। उसकी आंखों में अब हैरानी के साथ एक अलग ही चमक थी। संग ब्याओ का बड़ा भाई, जुनैवे होटल का बड़ा शेयर होल्डर, रेड रोमांस क्लब का असली मालिक और 12 करोड़ युआन की सुपरकार का मालिक। यह कोई नौकरी से निकाला गया साधारण कर्मचारी नहीं, बल्कि अपनी असली पहचान छिपाकर आम जिंदगी जीने वाला अरबपति है। तुमने शांत स्वर में वांग जी से पूछा, मैं अपने दोस्तों को थोड़ा घुमाने लाया हूँ। जो प्राइवेट कमरा मैंने कहा था उसकी तैयारी हो गई? तुम्हारा लहजा ऐसा था जैसे सब्जी वाले से पूछ रहे हो कि गोभी आ गई या नहीं। वांग जी तुरंत आदर से बोला, जी मालिक, सब कुछ तैयार है। आज से वह वीआईपी कमरा सिर्फ आपका निजी कमरा रहेगा। जब चाहें अपने दोस्तों के साथ आइए, आपका हमेशा स्वागत रहेगा।